हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के लास्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां जाओ जाओ याना से कह रहा था कि आज तो तुम्हारे पास टाइम है ना मेरे साथ लंच करने के लिए, जिस पर वो बोली कि नहीं अभी भी मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। तभी बीच में ज़्याओरान आकर कहने लगा कि ये तुम्हारे साथ नहीं जा सकती क्योंकि इसने अभी तक मेरा रूम भी साफ नहीं किया, जिस पर जाओ जाओ बोला कि यार हटो भी, इससे क्या ही फर्क पड़ता है, तुम्हारा रूम कोई और साफ कर लेगा। याना को वो अपने साथ ड्रिंक के लिए ले जा रहा होता है तो ज़्याओरान बोला कि अच्छा ठीक है मैं भी तुम दोनों के साथ चलूंगा। यहाँ तो जाओ जाओ को गुस्सा आ जाता है कि खुद तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, अब हम सिंगल लोगों को भी रिलेशनशिप बनाने दो, लेकिन वो कहता है कि मैं तुम लोगों के ड्रिंक का बिल पे करूंगा। तो जाओ जाओ भी उसे साथ ले ही आता है। नेक्स्ट सीन हमें बार का दिखाया गया जहाँ साथ में बैठकर ड्रिंक कर रहे थे। इसी दौरान जाओ जाओ ने उसे गेम खेलने के लिए कहा कि जो भी हारेगा उसे ड्रिंक करनी पड़ेगी या फिर ट्रुथ बोलना होगा। अब याना बार बार हार रही थी तो उसे ड्रिंक करनी पड़ी। आखिरकार जब वो तंग होकर ट्रुथ ले लेती है तो जाओ जाओ ने सवाल किया कि तुम्हें कोई पसंद है क्या। अब इधर ज़्याओरान तो इंतजार कर रहा था कि वो क्या बताएगी, लेकिन फिर उसने अपना इरादा चेंज करके ड्रिंक ही करना चाहा। यहाँ ज़्याओरान उसके हाथ से लेकर खुद ही वो ड्रिंक कर लेता है और जाओ जाओ भी कहने लगा कि आप प्रिटेंड करना बंद करो, मैं जानता हूँ कि जिसे तुम लाइक करती हो वो यही पर है। थोड़ी देर के लिए तो याना भी शॉक्ड हो गई थी कि इसे कैसे पता, लेकिन वो हंसते हुए कहने लगा कि वो लड़का मैं ही हूँ ना, थैंक गॉड तुमने मुझे पसंद किया, मैं तुम्हारा अच्छा पार्टनर बनूंगा। ज़्याओरान उसे साइड पर गिरा देता है कि पागल हो गए हो क्या, और फिर याना को अपने साथ ले जाने लगा क्योंकि वो काफी ज्यादा ड्रंक हो चुकी थी। नेक्स्ट सीन में उसे एक रूम में ले आता है जहां याना उसे खुद से दूर जाने नहीं दे रही थी और बाय मिस्टेक ज़्याओरान भी उसके ऊपर गिर पड़ा। इसके बाद दोनों ही काफी रोमांटिक मूड में होते हैं। ज़्याओरान उसे किस करने लगा था और शायद ही दोनों ने आज की नाइट भी साथ में स्पेंड की। नेक्स्ट सीन हमें अगली सुबह का दिखाया गया जहाँ याना को होश आया तो वो खुद से ही कह रही थी कि फोन वाइन तो कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब ड्रंक हो गई। तभी दूसरी तरफ से ज़्याओरान आता है, उसे देखकर तो याना शॉक्ड हो गई कि बॉस आप यहाँ, और वो कहने लगा कि अगर मैं यहाँ ना होता तो और कौन होता, क्या जाओ जाओ होता। इधर याना को फिलहाल ये फिक्र हो रही थी कि ड्रंक होकर मैंने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कह दिया था ना। ज़्याओरान बोला कि क्यों नहीं, तुमने कहा था कि मैं तुम्हारा स्वीट हार्ट हूँ, तुम मुझे लाइक करती हो। जो सुनकर तो वो काफी ज्यादा नर्वस हो गई कि बॉस वो ड्रंकन वर्ड्स थे, प्लीज आप उसको सीरियस मत लेना, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं। ज़्याओरान भी हंसते हुए कहने लगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ, तुम सारी रात वॉमिटिंग करती रही और मुझे तुम्हारी वजह से फर्श साफ करना पड़ा। इसी के साथ हमें फ्लैशबैक से कल रात का सीन दिखाया गया जहाँ याना वॉमिटिंग पर वॉमिटिंग करती रही। प्रेजेंट में याना रिलैक्स हो गई थी कि अच्छा है हमारे बीच में कुछ उल्टा सीधा नहीं हुआ। तभी ज़्याओरान उसके करीब आते हुए पूछने लगा कि हमारे बीच में कुछ होना चाहिए था क्या। याना ने उसे खुद से दूर कर दिया कि बॉस आपकी पहले से ही गर्लफ्रेंड है, और वो कहने लगा कि अगर ना होती तो। इस पर याना बोली कि आप एक अच्छे बॉस हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप अच्छे बॉयफ्रेंड भी होंगे। इसके बाद वो ड्रेसअप होकर वहाँ से जाने लगी। ज़्याओरान भी उसके पीछे पीछे जा रहा था और यहाँ दोनों को मैनेजर पान ने देख लिया। जल्दी जल्दी से उन दोनों की पिक्चर्स भी क्लिक कर दी कि अब तो मेरे पास इन दोनों के साथ होने का सबूत मिल गया है। फिर सबूत के साथ ये बड़ी खबर जोशी को भी बता दी कि इन दोनों ने साथ में नाइट स्पेंड की। उधर जोशी को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और अपना सारा गुस्सा वो वांगमा पर निकालती रही कि तुम गांव के लोग होते ही भूखे हो, खुद तो तुम लोग के पास कुछ होता नहीं, दूसरों का भी उनसे सब कुछ छीन लेते हो। तब तक ज़्याओरान भी पहुंच आया। ये सब कुछ देखकर पूछने लगा कि क्या हुआ, तुम वांगमा के साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो। और वो बोली कि अच्छा ये तुम मुझसे पूछ रहे हो, खुद तुम उस लड़की याना के साथ नाइट स्पेंड करके आ रहे हो और उल्टा मुझसे पूछ रहे हो कि मैं गुस्सा क्यों हूँ। ज़्याओरान ने बताया कि हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वो इनोसेंट है, खामखा उस पर इल्जाम लगाना बंद करो। यहाँ जोशी भी जल्दी से उसके गले लग जाती है कि मेरा क्या, मैं भी तो इनोसेंट हूँ ना, क्या तुम्हें मेरी कोई फिक्र कोई परवाह नहीं। ज़्याओरान उसे खुद से दूर करते हुए कहने लगा कि देखो हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ मैं जानता हूँ कि गलत हुआ और मुझे तुम्हारे लिए बुरा भी लग रहा है, लेकिन इतना टाइम साथ में रहने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सूटेबल नहीं है, इसलिए जितने तुम चाहो मैं उतने पैसे देने के लिए तैयार हूँ, बेहतर है कि हम ये जबरदस्ती का रिश्ता ना बनाए। जो कहकर वो जाने लगा। इधर जोशी को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, वो भी एक गांव से आई हुई लड़की के लिए, उस जाहिल गवार में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं। ये सुनकर तो ज़्याओरान भी गुस्सा हो गया था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसकी ऐसे इंसल्ट करने की, वो तुमसे कहीं ज्यादा बेहतर है, अब तो मैं तुम्हें एक मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं करूंगा, अपना सामान पैक करो और निकलो मेरे घर से। जो कहकर वो चला जाता है। इधर जोशी को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि याना ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। नेक्स्ट सीन में वो होटल पहुंच आई थी याना से मिलकर दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए।
लिए रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि वो तो वॉशरूम गई है, तो जूशी भी उसके पीछे पीछे पहुंच आई उसे ढूंढने के लिए। इधर याना की तबीयत काफी खराब लग रही थी और उसके हाथ में वो टूल देखकर जूशी कहने लगी कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो? देखो मेरी बात सुनो, तुम इस बच्चे को नहीं रख सकती, अभी मेरे साथ चलो, तुम्हें अबॉर्शन करवाना होगा। जबकि याना ने अपना हाथ छुड़ा दिया कि मैं अबॉर्शन नहीं करवाना चाहती। डैड की डेथ हो जाने के बाद मॉम ने दूसरी शादी कर ली थी, मेरा ख्याल किसी ने नहीं रखा, पर मैं अपने बच्चे के साथ ऐसा नहीं करना चाहती। जूशी बोली कि तुम पागल हो गई हो क्या? इस बच्चे का फादर नहीं है, तुम इसे कैसे पालोगी? लेकिन वो फिर भी यही कह रही थी कि मेरी सैलरी इतनी है कि मैं अपने बच्चे का एक्सपेंस उठा सकूं, तुम्हें भी मेरे मामलात में दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं। और फिर वहाँ से चली गई। इधर जूशी को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक बच्ची नीचे गिर गई तो ज़्याओरा ने उसे जल्दी जल्दी से उठा लिया और उसके साथ बहुत प्यार से पेश आने लगा। याना भी ये वाला सीन देख रही थी और उसके पास आकर पूछने लगी कि बॉस क्या आपको भी बच्चे पसंद है? और वो बोला कि हाँ भला बच्चे किसे नहीं पसंद होते, कितनी क्यूट स्माइल होती है इनकी। याना दिल ही दिल में सोच रही थी कि मुझे बॉयफ्रेंड की जरूरत तो नहीं, लेकिन मेरे बच्चे को उसकी फादर की जरूरत तो है, इसलिए उसे बता देती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ज़्याओरान भी हैरान होकर पूछने लगा कि क्या इस बच्चे का फादर कौन है। तब तक लियाओ पहुँच आया ये कहते हुए कि बॉस आपकी गर्लफ्रेंड मिस जूशी प्रेग्नेंट है, उन्होंने खुद मुझे आपको बताने के लिए कहा। अब ये सुनकर तो याना बीच में ही रुक गई और उसे आगे नहीं बताना चाहती थी, वहाँ से जाने लगी। तभी ज़्याओरान ने उसे बीच में रोक लिया कि तुमने मुझे पूरी बात नहीं बताई, लेकिन वो बोली कि आपको अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाना चाहिए। दूसरी तरफ से चेन्यू पहुँच आया था ये कहते हुए कि वो मेरा बच्चा है। यहाँ तो याना ने भी कुछ नहीं कहा क्योंकि अब वो ज़्याओरान को क्या ही कहती। आफ्टर दैट वो याना को साथ ले जाना चाह रहा था कि चलो घर चले, जिस पर ज़्याओरान ने उसे रोक लिया कि तुम काम के बीच में घर नहीं जा सकती। तो वो बोली कि ठीक है फिर मैं रिजाइन दे देती हूँ। ये भी ज़्याओरान से बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि तुम इस लड़के के लिए अपनी जॉब भी छोड़ने के लिए तैयार हो गई। याना वापस आकर अपना नेम प्लेट उसकी तरफ फेंक देती है कि हाँ मैं इसके लिए सब कुछ कर सकती हूँ। उन दोनों के जाते ही यहाँ जूशी उसके गले लग गई कि तुम डैड बनने वाले हो। इसकी उसे तो कोई खुशी नहीं होती, लेकिन जूशी दिल ही दिल में सोच रही थी कि याना तुम्हें क्या लगा था तुम मुझे हरा दोगी। नेक्स्ट सीन में याना गांव जा रही थी ये कहकर के बाद में पता नहीं मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिल पाऊंगी या नहीं, लेकिन मैं अभी उनसे मिलना चाहती हूँ। चेन्यू बोला कि देखो याना मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि ये बच्चा किसका है, मैं फिर भी तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। पर वो बोली कि नहीं तुम मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर लड़की डिजर्व करते हो। इसके बाद वो गाँव चली जाती है। नेक्स्ट सीन में मॉम ज़्याओरान से कोई बात कर रही थी, लेकिन वो लटके हुए मुंह के साथ वहाँ से चला गया, जिस पर मॉम सोचने लगी कि इसकी गर्लफ्रेंड तो प्रेग्नेंट है ना, फिर भी ये खुश क्यों नहीं नजर आ रहा। इसी दौरान जूशी उनको देखकर न्यू शेफ समझते हुए उनसे काफी बदतमीजी से बात कर रही थी। आखिरकार मॉम कहने लगी कि तुम जानती भी हो मैं कौन हूँ। वांगमा ने बताया कि ये बॉस की मॉम है। अब तो वो माफी मांगने के लिए फौरन से नीचे उतर आई कि मॉम माफ करना प्लीज, आपने इतनी सिंपल ड्रेसिंग कर रखी है तो मैं आपको पहचान नहीं पाई। वो कहती है कि मॉम नहीं बल्कि मुझे आंटी कहो, पता नहीं तुम ज़्याओरान को पसंद कैसे आई, और फिर वहाँ से चली जाती है। इधर जूशी सोच रही थी कि जल्द से जल्द मुझे इस फेक बेबी को रियल बेबी में बदलना होगा, क्योंकि पहले ही मैं बहुत सारे ब्लंडर्स मार चुकी। इधर याना जब वापस घर पहुंची तो ग्रैंड पेरेंट्स उसके लिए काफी ज्यादा खुश हो रहे थे, जबकि वो घुटने टेक कर उनसे माफी मांगने लगी और अपनी प्रेगनेंसी के बारे में भी बता दिया। ग्रैंडपा तो बहुत ज्यादा नाराज थे कि अब हम लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे, जिस पर याना बोली कि आप फिक्र नहीं करे, मैं शहर जाकर रह लूंगी तो आपको मेरी वजह से एम्बेरसमेंट नहीं होगी। जबकि दादी माँ बोली कि मुझे लोगों की बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूँ। ग्रैंडपा तो वहाँ से चले गए क्योंकि वो अभी भी नाराज थे। नेक्स्ट सीन में ज़्याओरान ड्रंक होकर घर आता है और उसके ड्रंक होने का फायदा जूशी उठाना चाह रही थी। इसी दौरान वो उसके करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन तभी ज़्याओरान को होश आया। उसे खुद से दूर करते हुए कहने लगा कि मैं ड्रंक हूँ, कोई मर नहीं गया, और अगर तुम प्रेग्नेंट हो तो अपना ख्याल रखो ना, इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो। जिस पर जूशी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। दूसरी तरफ जब मॉम ने ड्रिंक्स की बोतल देखी तो इसके बारे में पूछने लगी। वांगमा ने बताया कि मिस जूशी को इस वक्त ड्रिंक करने का दिल कर रहा था। इस पर तो मॉम काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि प्रेग्नेंट होकर भी वो ड्रिंक कर रही है। दूसरी तरफ ज़्याओरान चेन्यू को देखकर उसे पूछ रहा था कि तुम याना के साथ गाँव क्यों नहीं गए। जब उसने बताया कि वो अकेली गई है तो इसने उसे मारना शुरू कर दिया कि वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है और तुमने उसे अकेले जाने दिया। आखिरकार उसने भी बता दिया कि वो बच्चा मेरा नहीं, जो कहकर वो जाने लगा था, लेकिन ज़्याओरान उसे जाने नहीं देता कि अगर तुम्हारा बच्चा नहीं तो फिर किसका बच्चा था। वो इसे ज्यादा कुछ तो नहीं बताता, लेकिन इसके पास आकर कहने लगा कि दूसरों पर सवाल उठाने से पहले अपने गिरबान में झांक लिया करो कि तुमने उसके साथ क्या किया, जो कहकर वो वहाँ से चला जाता है। ज़्याओरान भी अभी इस बारे में सोच ही रहा था कि वो मेरा बच्चा कैसे हो सकता
है कि तभी उसे मॉम की कॉल आई जिसने बताया कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ कोई ना कोई मसला तो जरूर है, मुझे नहीं लगता कि वो प्रेग्नेंट होगी। नेक्स्ट सीन में जब जियावरान घर आता है, जोशी तो उसे देखकर बहुत खुश हो रही थी। वो बोला कि मैंने तुम्हारे लिए न्यू ड्राइवर को हायर किया है, तुम इसे अपना इंट्रोडक्शन करवा लो। जोशी ने जैसे ही उसे हैंड शेक किया तो वो इसकी नब्ज चेक करने लगा और फिर बॉस को बता दिया कि आपकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट नहीं है। जो सुनकर तो जोशी कहने लगी कि क्या मजाक था ये। जियावरान ने बताया कि ये कोई ड्राइवर नहीं बल्कि चाइना का सबसे अच्छा डॉक्टर है और तुम अभी तक मुझे उल्लू बना रही थी। वो तो अभी भी यही कहती रही कि नहीं ये झूठ बोल रहा है, जिस पर जियावरान कहता है कि चलो फिर हॉस्पिटल चले। अब वो तो ऐसा नहीं कर सकती, इसलिए उसे माफी मांगने लगी कि मैंने ये सब कुछ इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मगर वो इसे एक भी मौका नहीं देता। कहने लगा कि मैं तुम्हें घर, गाड़ी, पैसा सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, पर अपना सामान पैक करो और निकलो यहाँ से। जो कहकर वो चला गया। इधर जोशी को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि अगर मैं प्रेग्नेंट नहीं तो याना भी इस बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। वो कॉल करके अपने किसी नाइबर को हायर कर लेती है याना को जान से मारने के लिए। ये बातें बाय चांस इधर मोंगमा ने भी सुन ली थी और फिर तो वो फौरन से इधर जियावरान को कॉल कर देती है। उसे ये सारी बात बता दी कि प्लीज याना को बचा लो। मैंने मिस जोशी की बातें सुनी जो कि उसे मारना चाहती है। दूसरी तरफ हमें याना को दिखाया गया। कुछ गाँव वाली औरतें उसे देखकर आपस में ही बातें करने लगी कि अचानक से ये लड़की शहर से वापस क्यों आ गई और इसकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ ग्रैंडपा ने उन दोनों को यहाँ से भगा दिया और फिर याना से कहने लगे कि इनकी बातों पर मत जाना, लोगों के मुंह तो कोई भी बंद नहीं कर सकता। फिर उसे पैसे दिए कि तुम जल्दी से अपने फेवरेट पॉपकॉर्न्स ले आओ, तुम्हारी ग्रैंडमा तुम्हारा फेवरेट डिश बना रही है। याना भी काफी ज्यादा खुश हो गई थी कि ग्रैंडपा ने उसे माफ कर दिया। इसके बाद वो पॉपकॉर्न लेकर वापस आ रही होती है कि अचानक से उसके नाइबर का एक लड़का उसके सामने आ गया, जो पहले तो उसे उल्टी सीधी बातें कर रहा होता है और फिर उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। याना किसी भी तरह करके उससे जान छुड़ाकर वहाँ से भागने लगी, लेकिन फिर भी उसने इसे पकड़ लिया। उसे मारने के लिए उसका गला दबा रहा होता है। फॉर्चुनेटली तब तक जियावरान पहुँच जाया, जो फौरन से उसे पीछे की तरफ पुश कर देता है और याना को संभालने लगा। जबकि मौका देखकर पहले तो उस लड़के ने जियावरान को मारा, इसके बाद वो याना को भी मारने ही वाला था, लेकिन एंड टाइम पर ग्रैंडपा पहुँच जाए जो उसको यहाँ से भगा देता है। याना को जियावरान की काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी। इसके बाद हॉस्पिटल का सीन दिखाया गया। डॉक्टर रूम से बाहर आकर बताता है कि माफ करना, हम उसे नहीं बचा पाए। याना सुनकर बहुत ज्यादा सैड हो गई थी कि उसे तो अब तक ये भी पता नहीं था कि मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। डॉक्टर बोला कि क्या आप उस ओल्ड पर्सन की रिलेटिव नहीं? असल में उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। वो लड़का अपने डैड के बारे में सुनकर रोने लगा। याना बोली कि डॉक्टर मैं उस लड़के के बारे में पूछ रही हूँ, जिस पर डॉक्टर ने बताया कि अच्छा वो, उसे तो थोड़ी सी चोट आई थी और कब का हम उसे दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर चुके। इधर जियावरान ने जब किसी के आने की आहट सुनी तो ऐसे दिखा रहा था जैसे उसे बहुत बड़ी चोट आई हो। याना अभी भी उसे सीधे मुंह बात नहीं करती। कहने लगी कि जो मैं तुम्हारे लिए बना कर लाई हूँ इसे खाओ, चाहे तुम्हें पसंद ना भी आए, और फिर अपने बच्चे और गर्लफ्रेंड के पास वापस चले जाओ। जबकि जियावरान ने बताया कि याना मैं तुम्हारे बच्चे का बाप बनने के लिए तैयार हूँ। वैसे भी मुझे चेन्यू ने बता दिया कि वो इस बच्चे का बाप नहीं और ना ही मेरी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है। याना बोली कि तो क्या हुआ, अब तुम उसे ब्रेकअप कर लोगे? जिस पर जियावरान ने उसे पूरी बात बताई कि हम दोनों का मिलना एक इत्तेफाक था, उस रात हम दोनों ही ड्रंक थे, उसके बाद तो मैंने कभी उसे टच तक नहीं किया, तो मैं उसके साथ रिलेशनशिप में कैसे आ सकता हूँ? इधर याना सुनकर सोच रही थी कि ये कहानी कुछ जानी पहचानी क्यों लग रही है। जियावरान उसे प्रॉमिस कर रहा था कि मैं तुम्हारे बच्चे को अपने बच्चे की तरह पालूंगा, उसे कभी भी कोई कमी फील नहीं होगी। इस पर याना ने भी उसे बता दिया कि असल में ये तुम्हारा ही बच्चा है। होटल का रूम नंबर और वो डेट भी बताई। जियावरान तो सुनकर हैरान हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड जोशी थी। उसका नाम सुनकर इधर याना बोली कि क्या जो फनमी की पिक्चर दिखा देती है कि क्या तुम इसकी बात कर रहे हो? तो वो बोला कि हाँ बिल्कुल यही थी। याना ने बताया कि यही तो वो लड़की थी जो मुझे शहर लेकर आई, मुझे जॉब दिलाई। जबकि जियावरान तो ये सोचकर उसे हक कर देता है कि शुक्र है उस रात मेरे साथ तुम थी, लेकिन फिर जब तुम्हें पता था कि वो लड़की तुम थी तो फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? याना बोली कि कैसे बताती, हर वक्त तो तुम अपनी गर्लफ्रेंड का जिक्र करते रहते थे और मुझे क्या पता था कि वो जू फनमी होगी। इसके बाद जियावरान ने लिया को कॉल किया गांव से सच उगलवाने के लिए, जिस पर उसने बताया कि हाँ बॉस उसने झूठ बोला था क्योंकि जोशी ने उसे कुछ पैसे दिए थे। जियावरान ने याना को बताया कि सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि तुम्हारी ड्रिंक में ड्रग भी उसने मिलाया था और उस लड़के को भी तुम्हें मारने के लिए उसे नहीं हायर किया। ये सुनकर याना बहुत ज्यादा सैड हो गई थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए कि मेरी दोस्त बनकर उसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। जियावरान बोला कि तुम फिक्र नहीं करो, उसने जो भी किया मैं उसे बदला जरूर लूंगा। लेकिन याना बोली कि
कि नहीं, हम गांव वाले सीधे जरूर होते हैं लेकिन बेवकूफ नहीं। सबक तो मैं भी उसे अच्छे से सिखा लूंगी, बस तुम्हें मेरा साथ देना होगा। नेक्स्ट सीन में जोशी अपना बैग पैक कर रही थी कि वांगमा ने उसे जियाओरान की कॉल पकड़ाई। उसने बताया कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ और हमारी शादी का फंक्शन तुम्हारे गाँव में होगा। जो सुनकर तो जोशी बहुत ज्यादा खुश हो गई। इसके बाद वो सज धज कर गाँव पहुँच जाई। सोच रही थी कि वैसे तो ये लोग मेरी शादी में शामिल होने के काबिल नहीं, लेकिन मुझे देखकर जेलस तो होंगे ना कि मेरी शादी कितनी बड़ी फैमिली में हुई है। गांव के लोगों ने तो उसका वेलकम किया, लेकिन वो उन लोगों के साथ बिल्कुल भी अच्छे से पेश नहीं आती कि तुम लोग आज भी वैसे के वैसे मेले का चेले ही हो, कम से कम अपनी ड्रेसिंग ही चेंज कर लो। जो सुनकर गांव वालों को भी काफी ज्यादा गुस्सा आया। वो कहने लगे कि अगर हम तुम्हें इतने ही बुरे लगते हैं तो तुम अपनी शादी का फंक्शन गाँव में क्यों करवा रही हो। अब ये फैसला जोशी का थोड़ी ना था। वो कहने लगी कि तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तब तक दूसरी तरफ से आवाज आई कि हमारी दुल्हन आ गई है, जो कोई और नहीं बल्कि याना थी। वो कहने लगी कि किसकी इतनी हिम्मत कि मेरी शादी में मेरे ही मेहमानों को यहाँ से बाहर जाने के लिए कहे। जूफन में भी जल्दी से आगे आकर कहने लगी कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी शादी में आने की। और वो बोली कि अच्छा ये तुम्हारी शादी है। जोशी कहने लगी कि इस बार तो मैं तुम्हें सच बता ही देती हूँ कि मेरा बॉयफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा बॉस जियाओरान था। याना पूछने लगी कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा असल चेहरा जानने के बाद वो तुमसे शादी करेगा। जिस पर वो कहने लगी कि अगर मुझसे नहीं तो क्या तुमसे शादी करेगा, जो कि शादी से पहले ही प्रेग्नेंट है। याना उसे कुछ और तो नहीं कहती, पर ये कहते हुए जाने लगी कि कुछ ही देर में तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। तब तक दूसरी तरफ से दूल्हा भी पहुंच आया। जोशी उसे कंप्लेन कर रही थी कि ये लोग मुझे बुली कर रहे थे। जियाओरान बोला कि किसकी इतनी हिम्मत जिसने मेरी वाइफ को डिसरिस्पेक्ट किया। और फिर जोशी के करीब से गुजर कर वो याना के पास आ जाता है। यहाँ तो जोशी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया कि तुम दोनों मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे थे, तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे शादी करोगे। इसका जवाब याना ने दिया कि तुम जियाओरान के सामने मैं होने का नाटक कर रही थी और चाहती हो कि वो तुमसे शादी करेगा। इवन कि तुम गांव के साथ भी मिली हुई थी, तुमने मेरी ड्रिंक में ड्रग मिलाया। जोशी बोली कि ये लड़की झूठ बोल रही है, तुम इसकी बातों में कैसे आ सकते हो, गांव के लोग होते ही झूठे हैं। जियाओरान बोला कि अब ये मत कहना कि तुमने अपने नाइबर को हायर नहीं किया था इसे मारने के लिए। दूसरी तरफ जियाओरान ने उस लड़के को भी लाने के लिए कहा, जो जोशी को देखकर कहने लगा कि प्लीज मुझे बचा लो, मैंने तो सब कुछ वही किया जो तुमने मुझे करने को कहा। इस पर जियाओरान बोला कि अब तो बाकी की लाइफ तुम दोनों ही जेल में गुजारोगे। जिसके बाद जोशी ने माफी मांगना शुरू कर दिया कि मैं गलत थी। यहाँ याना आगे आते हुए कहने लगी कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया। इस पर वो इलॉजिकल सी रीजन दे रही थी कि भला पैसा और ऐशो आराम वाली लाइफ किसे नहीं चाहिए, मैंने गलत ही क्या किया। याना ने उसे थप्पड़ मार दिया कि किसी की जान लेना तुम्हें गलत नहीं लग रहा था। वो भी उल्टा इसे मारने वाली थी, लेकिन जियाओरान ने उसका हाथ पकड़ लिया और फिर गार्ड्स को उसे यहाँ से ले जाने के लिए कहा। इसके बाद गांव वाले इन दोनों के लिए काफी ज्यादा खुश होते हैं और इस शादी को कंटिन्यू करना चाह रहे थे, जबकि जियाओरान बोला कि अभी भी एक कमी रह गई है। जल्दी से लिया को कहकर रिंग मंगवाई और फिर सबके सामने याना को शादी के लिए प्रपोज किया। वो भी शर्माते शर्माते हाँ कर देती है, जिस पर जियाओरान ने जल्दी जल्दी से उसे रिंग पहनाई। अब गाँव वालों की एक आखिरी रस्म रह गई थी, दुल्हे मियाँ को छलियों से मारना, जो देखकर तो दुल्हा दुल्हन दोनों ही वहाँ से भाग निकले। नेक्स्ट सीन हमें शादी का दिखाया गया। आखिरकार गांव वालों के सामने इन दोनों की खुशी खुशी से शादी हो जाती है और इसी के साथ हमारी इस सीरीज की भी हैप्पी एंडिंग हुई।